हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी पढ़ाई डीएसएसबी के लिए काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम यहाँ पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9 की डिस्कस कर रहे थे, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। तो इसका चौथा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें हमने विधायिका के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका के बारे में। और कार्यपालिका, इसके साथ हम क्या क्या देखेंगे, एक तो हम देखेंगे स्थायी कार्यपालिका और एक हमारे चुनाव के द्वारा कार्यपालिका बनती है उसके बारे में। चुनाव के द्वारा कौन सी बनती है, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री तक का टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका की। तो क्या होता है, हमने सबसे पहले देखा था जब ओबीसी के लिए आरक्षण की बात की जा रही थी, तो उसमें एक रिपोर्ट थी जिसे लागू करना था। तो उस रिपोर्ट को लागू किस तरह से किया जा रहा था, एक व्यक्ति थे जिन्होंने उस पर साइन किए थे। क्या वो व्यक्ति चुनाव के द्वारा हमारे देश में शामिल हुए थे? क्या हमारी कार्यपालिका में या विधायिका में चुनाव के द्वारा शामिल किया गया था? ऐसा नहीं है। वो एक अधिकारी थे जिन्होंने उस पर साइन किए थे और उसे लागू करने की कोशिश की थी। तो यही बात हम देखेंगे कि कौन विधायिका मतलब विधि बनाता है और कौन लागू करता है। तो जो विधि बनाता है उसे तो हम विधायिका कहते हैं। उसके बाद जो लागू करता है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। कोई भी विधि है उसे लागू कैसे करनी है, इंप्लीमेंट कैसे करना है अपने देश में, उसे कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों में कौन कौन आएगा, एक तो कुछ बड़े अधिकारी हैं जिन्हें हम डायरेक्ट पोस्ट प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी जैसे आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, पीसीएस के अधिकारी हैं। तो ये अधिकारी क्या होंगे, ये सामान्य अधिकारी हैं जो एक टेन्योर तक चलते हैं और वो काम करते हैं। इसके साथ साथ जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका में कौन होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं। तो मंत्री परिषद को भी कार्यपालिका में जोड़ा जाता है। और अगर हम सरकार की बात करें, हम जब सरकार के बारे में बात करते हैं कि हमारी सरकार है, ठीक है, जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट चल रही है, हम क्या कह रहे हैं, जो हमारी प्रधानमंत्री की सरकार है वो क्या कहलाएगी, कार्यपालिका कहलाती है। ओके, तो ये नॉर्मल जो शब्द हम यूज करते हैं कि हमारी सरकार है, वो हम कार्यपालिका के बारे में ही बात करते हैं। हम विधि वाले मतलब विधायिका के बारे में बात नहीं करते हैं। तो इसमें कौन कौन है, पहले तो राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बारे में देखते हैं, जो अभी दो हिस्से थे। तो लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से हैं। एक तो जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोग होते हैं, उन्हें हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और ये व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले लेते हैं। इन व्यक्तियों में ही कुछ व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले लेते हैं। मंत्री परिषद में बड़े फैसले लिए जाते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो राजनीतिक कार्यपालिका की तरह काम करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सचिवालय। तो ये सचिवालय क्या है, सचिवालय भी क्या करता है, अधिकारी होते हैं उसमें। और सचिवालय क्या करता है, वो प्रशासन में, रोजमर्रा के प्रशासन में सहायता करता है मंत्रियों की। जो राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनका निर्वाचन हम करते हैं, उसकी हेल्प कौन करेगा, वो करेंगे अधिकारी जो सचिवालय में उपस्थित हैं। ओके, तो आप समझ गए कि दोनों तरह के कौन कौन से हैं, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो स्थायी नहीं होती है, वो 5 साल के लिए ही हम नियुक्त करते हैं, उनका चुनाव किया जाता है 5 साल के लिए। और जो स्थायी व्यक्ति होते हैं वो अधिकारी होते हैं जो इनमें भाग लेते हैं और राजनीतिक व्यक्तियों की सहायता करते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। तो प्रधानमंत्री देश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, ठीक है। फिर भी प्रधानमंत्री को कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है अपने देश में? हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं या फिर सांसदों का चुनाव करते हैं? यहां पर जवाब है कि हम सांसदों का चुनाव करते हैं। जब भी लोकसभा का चुनाव हो रहा होता है तो हम किन व्यक्तियों का चुनाव करते हैं, हम उन व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जो लोकसभा में जाने वाले हैं। तो ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनका हम चुनाव कर लिया, वो लोकसभा में चले गए। अब ये व्यक्ति हैं, ये अपने एक नेता का चुनाव करते हैं कि हमारा नेता ये होना चाहिए। जैसे अभी फिलहाल में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चुना, तो नरेंद्र मोदी जी अभी क्या हैं, उस लोकसभा के नेता हैं। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, शब्द याद रखिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शब्दों पर विशेष ध्यान रखना है पॉलिटी में आपको। जैसे चुनाव करना, तो चुनाव नहीं होता है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री की होती है नियुक्ति। और सांसदों का चुनाव होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन अपनी मर्जी से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करता। राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वो बहुत सीमित हैं, वो अपने मन से ज्यादा काम नहीं कर सकता है।
तो राष्ट्रपति अपने मन से तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करेगा, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत वाली पार्टी से या फिर पार्टियों से क्या करेगा, एक व्यक्ति को चुनेगा जो उस गठबंधन का नेता होगा, तो उससे नेता को ही कहेगा कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, मतलब उसे ही नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री के रूप में। अब एक डिलेमा और हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को जिसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो लोग, उसे बहुमत ही नहीं प्राप्त हो रहा हो, तब क्या किया जाएगा। उस समय पर राष्ट्रपति अपने मन से, मतलब स्वविवेक की भावना से किसी भी एक व्यक्ति को नियुक्त करता है और बोलता है कि हम आपको प्रधानमंत्री तो बना दे रहे हैं, लेकिन आपको बहुमत हासिल करना होगा अपनी लोकसभा में। अगर वो बहुमत हासिल कर लेता है तो प्रधानमंत्री बनेगा, अगर बहुमत हासिल नहीं कर पाता है फिर तो कोई और विकल्प रह ही नहीं जाता है और पुनः चुनाव होते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि दोबारा चुनाव हुए हो, किसी ना किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, गठबंधन हो जाता है जिससे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी तय नहीं होता। अब आपने यहां पर भी देखा होगा कि जिन्हें हम चुनते हैं, लोकसभा में सांसदों का चुनाव हम करते हैं, तो उनका टेन्योर कितना होता है, 5 वर्ष के लिए लोकसभा का चुनाव होता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री का 5 साल का कार्यकाल होता है? ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं है। प्रधानमंत्री कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे गठबंधन का या अपनी पार्टी का समर्थन मिलता रहे। उसका समर्थन जैसे ही खत्म होता है वैसे ही प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना होगा और उसके बाद जो व्यक्ति बचे उन्हें फिर से एक अपने नेता का चुनाव करना होगा। अगर वो अपने नेता का चुनाव नहीं करते हैं, मतलब किसी एक नेता को नहीं चुनते हैं, तो फिर से वही राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार किसी को चुनता है और अगर वो अपना बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो फिर से चुनाव किए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री किस तरह से नियुक्त हो रहा है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है राष्ट्रपति के द्वारा। अब मंत्रिपरिषद की कैसे नियुक्ति होती है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद। प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया, पहले से एक राष्ट्रपति हैं, अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई। अब ये दोनों व्यक्ति आपस में मिलेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। मतलब मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो एक लाइन स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में बैठे हुए मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जो लोकसभा में बहुमत हासिल करते हों। आपने देखा होगा कि विपक्ष की जो पार्टी है उस पार्टी के व्यक्ति मंत्रिपरिषद में नहीं आते हैं। मंत्रिपरिषद में केवल वही व्यक्ति होंगे जिसकी पार्टी का या गठबंधन का सरकार चल रही हो। ठीक है, तो गठबंधन की सरकार के जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को मंत्री के रूप में चुना जाता है और वो चुनता कौन है? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति चुनता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन वे संसद के सदस्य होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसद का सदस्य नहीं है, वो जीतकर नहीं आया है लेकिन फिर भी उसे मंत्री बना दिया जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी एक लूप है, उसे मंत्री बनाया जा सकता है जिसका चुनाव नहीं हुआ, पर एक कंडीशन है कि उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर अंदर किसी एक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक में अपनी सदस्यता लेनी होगी। अगर वो सदस्यता लेने के लिए नाकाम हो जाता है 6 महीने के भीतर तो उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और अगर वो ले लेता है तो आगे भी मंत्री के रूप में कार्यरत रहेगा। ओके, तो यहां तक समझ गए। अब मंत्री परिषद की जब नियुक्ति हो गई तो मंत्री कौन कौन होते हैं और किस तरह के मंत्री अपने देश में कार्य करते हैं? तो 4 तरह के मंत्री हमें देखने को मिलते हैं। एक तो प्रमुख मंत्री होते हैं जिन्हें मंत्री परिषद कहा जाता है। तो मंत्री परिषद क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से याद करना है आपको। मंत्री परिषद उस निकाय या सरकारी नाम को कहते हैं जिसमें सारे मंत्री होते हैं और इसमें मंत्री कितने होते हैं? 60 से 80 मंत्री होते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। कैबिनेट मंत्री क्या है? अब कैबिनेट नाम बहुत ज्यादा अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, क्या कैबिनेट सरकार कहा जाता है। इसी वजह से कैबिनेट सरकार भी कह दिया जाता है, जो अपने संसदीय प्रणाली है उसे कैबिनेट सरकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी मूल फैसले हैं
बड़े बड़े फैसले हैं वो कौन करता है, वो कैबिनेट के मंत्री ही करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं और इनके पास प्रमुख मंत्रालय होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे ट्राइबल अफेयर, ठीक है। तो इनके जो मंत्री हैं वो प्रमुख मंत्री होते हैं। इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम से फैसले लेते हैं और बैठक करते हैं, और इस तरह कैबिनेट परिषद को शीर्ष समूह कहा जाता है। इसमें करीब कितने मंत्री होते हैं, इसमें 25 मंत्री होते हैं। तो आपको याद रखना है कैबिनेट में कितने मंत्री होते हैं, 25 मंत्री होते हैं। अब कैबिनेट के तो प्रमुख मंत्रालय तो कैबिनेट को मिल गए, उसके बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी आते हैं और इनके पास छोटे मंत्रालय होते हैं। बड़े मंत्रालय मिल गए कैबिनेट मंत्री को, और छोटे मंत्रालय किन्हें मिलेंगे, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को मिलते हैं। और ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। ये डायरेक्ट क्या कैबिनेट के मंत्रियों के साथ भाग ले सकते हैं, कैबिनेट में भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इन्हें आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए, यहां पर एक फैसला लिया जा रहा है और उसमें आपका सहयोग की आवश्यकता है, तब वो जाकर उस कैबिनेट के बैठक में भाग लेंगे। ओके, इसके बाद चौथे आते हैं आपके राज्य मंत्री। राज्य मंत्री केवल लोगों की सहायता के लिए होते हैं, जो जैसे मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। तो इन मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ये केवल इन्हीं की सहायता के लिए होते हैं। तो समझ में आ गए होंगे चारों पॉइंट आपको। सबसे पहले आपको याद रखना है कैबिनेट मंत्री कितने होते हैं, करीब 25 होते हैं, और मंत्रिपरिषद में कितने होते हैं, 60 से 80 मंत्री होते हैं। एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हम 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। ओके, तब पढ़ेंगे। तो फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं, ये मैं अभी आपको बता चुका हूं, वही बता रहे हैं कि इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, कैबिनेट रूप कहा जाता है। और कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है, एक टीम के रूप में काम करेगी। कोई एक व्यक्ति है, वो कोई एक फैसला ले रहा है, तो सारे मंत्रियों को उस फैसले पर हामी भरनी होगी। और अगर कोई फैसला लिया जाता है किसी एक मंत्रालय के द्वारा, चाहे कोई भी मंत्रालय हो, किसी एक मंत्रालय के द्वारा कोई फैसला ले लिया गया, तो उसकी बुराई नहीं की जा सकती है किसी दूसरे मंत्री के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहां पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है लोगों के पास, वो इन मंत्रियों के पास नहीं है कि वो उनकी खुलेआम आलोचना कर सकें। तो यहां पर आर्टिकल 19 नहीं मिलता है मंत्रियों को। ओके, आगे बात करते हैं हम कि हर मंत्रालय में सचिव होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो नौकरशाह की हमने बात की थी, सचिवालय की जो हमने बात की थी उसके बारे में। तो मंत्रालय में नौकर होंगे, मंत्रालय कोई भी एक मंत्रालय है, बड़ा मंत्रालय है, ठीक है, उस मंत्रालय में एक सचिवालय होता है और सचिव होते हैं जिसमें नौकरशाह होते हैं। अब कोई एक मंत्री है, वो चुनकर आया है, क्या आपको पता है कि जो मंत्री चुनकर आया है वो उसे इतना ज्ञान है, वो पढ़ा लिखा है, उसे हर एक चीज की नॉलेज है? ऐसा तो नहीं है। तो जब उसे नॉलेज नहीं है तो वो फैसला कैसे लेगा? उस फैसले को लेने के लिए यही नौकरशाह काम करता है, उसे बताता है कि इस काम को इस तरह से किया जाए तो इसके परिणाम ये आएंगे। ठीक है, तो ये नौकरशाह ही इनकी मदद करता है मंत्रियों की, और वो मंत्री उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब क्या नौकरशाह द्वारा दिए गए फैसले को लेने के लिए बाध्यकारी है मंत्री? ऐसा नहीं है। मंत्री कोई फैसला लेगा, उसकी सलाह ले सकता है नौकरशाह की, लेकिन बाध्यकारी नहीं होता है। तो यही आपको याद रखना है। एक सचिव फैसला करने से पहले मंत्री की जरूरी सूचना मुहैया कराता है। जो सचिव होता है वो मंत्री को सूचना मुहैया कराएगा। तो टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कौन करेगा? कैबिनेट सचिवालय करेगा, और सचिवालय का प्रमुख कौन होगा? सचिव होगा। तो सचिव की मदद करता है सचिवालय, और सचिव ही बताता है मंत्रियों को कि यह फैसला आपको लेना है। और उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये सचिवालय का काम है कि अन्य व्यक्तियों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, अन्य मंत्रालयों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तो इसका ध्यान कौन रखता है? सचिवालय ही इसका ध्यान रखता है। अब प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में हम थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। अब संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकार, एक दूसरे से उनके संबंध, इनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है। संविधान में नहीं लिखा गया है कि मंत्रियों के साथ कैसे संबंध होंगे, प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या होंगे। लेकिन कुछ अधिकार हैं जो प्रधानमंत्री के पास हैं, जिससे वो व्यापक शक्ति ले लेता है।
ठीक है। प्रधानमंत्री, अब देखिए राष्ट्रपति से ऊपर प्रधानमंत्री को माना जाता है अगर शक्तियों के बारे में बात की जाए तो, ठीक है। वैसे तो जो भी कोई भी एक विधि है वो पारित होगी, वो बिना राष्ट्रपति की सिग्नेचर से के नहीं पारित हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री की उसमें प्रमुख भूमिका होती है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की बैठक हो रही है तो उनका अध्यक्ष कौन होगा, प्रमुख कौन होगा, वो प्रधानमंत्री ही होगा। विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है, वो देखता है कि विभागों में किस तरह से कार्य हो रहा है, वो रिपोर्ट मांग सकता है, राष्ट्रपति भी रिपोर्ट मांग सकता है, तो प्रधानमंत्री ही कहेगा कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट ला कर दो। ओके, विभागों के विवाद होने पर अंतिम निर्णय किनका होगा, प्रधानमंत्री का होगा। अगर कोई विभाग है, दो विभाग है और दोनों विभाग में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा, वो प्रधानमंत्री ही इस पर निर्णय लेगा। विभिन्न विभागों का समन्वय और निगरानी कौन करेगा, वो भी प्रधानमंत्री करेगा। सामान्य निगरानी प्रधानमंत्री करेगा। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। सारे मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, मंत्रिपरिषद के प्रति जिम्मेदार होते हैं, और प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का वितरण और पुनरावरण करता है, ठीक है। ये भी प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं। आगे बात करें तो उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। वो किसी भी मंत्री को, जिस मंत्री को चाहे उस मंत्री को बर्खास्त कर सकता है और नए मंत्री का चुनाव भी कर सकता है। राष्ट्रपति से कहेगा कि इस मंत्री का चुनाव कर दीजिए तो वो नियुक्त भी करवा सकता है। तो ये दोनों शक्तियां भी प्रधानमंत्री के पास है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। ये तो मैंने पहले ही बताया कि पूरा मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री ही छोड़ देगा अपना पद तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसने करवाई है, प्रधानमंत्री ने करवाई है। राष्ट्रपति ने की है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही तो की है, इसलिए मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर भारत में कैबिनेट में सबसे अधिक प्रभावशाली संस्थान है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो कैबिनेट तो सबसे प्रभावशाली संस्थान हो गई कैबिनेट, और कैबिनेट में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होगा, वो होगा प्रधानमंत्री। तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के बारे में बात करता है। दुनिया के जो सभी संसदीय लोकतंत्र हैं वहां प्रधानमंत्री के अधिकार हाल फिलहाल में बढ़ रहे हैं, यही हमने बात की, और दशकों से इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को क्या कहा जाता है। अभी जैसे मैंने एक शब्द बोला, आपने ध्यान दिया होगा शुरुआत में मैंने बोला मोदी गवर्नमेंट। तो मोदी गवर्नमेंट हम क्यों बोल रहे हैं, हम एक उस व्यक्ति की छवि हमारे दिमाग में आ गई है, एक इतना प्रभावशाली व्यक्ति है, उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि प्रधानमंत्री सरकार, मतलब प्रधानमंत्री के नाम से हम सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि है तो संसदीय लोकतंत्र, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मोदी लोकतंत्र कहेंगे। तो ये कुछ प्रभाव होता है लोगों का। अब यहां पर उसकी शक्तियां ही नहीं है, जो व्यक्ति बैठा हुआ है पद पर उसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है क्या कि सभी लोगों पर छाप छोड़ दे, दिखाई दे कि उसके काम चल रहे हैं। लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति का उभार हुआ है, जिससे प्रधानमंत्री का अधिकार कुछ हद तक सीमित हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री चुनाव कैसे होगा, जो भी मान लीजिए दो तीन पार्टियां हैं, तीन पार्टी हैं, और तीन पार्टियों को इकट्ठा मिलाकर उन्होंने अपने एक नेता को चुना, प्रधानमंत्री को चुन लिया, वो प्रधानमंत्री बन के आ गया। अब इस प्रधानमंत्री को किन किन की सुननी होगी, इस पार्टी की भी सुननी होगी, इसकी भी सुननी होगी, इसकी भी सुननी होगी। तो क्या उसके निर्णय होंगे वो अच्छे तरीके से निर्णय ले पाएगा, वो नहीं ले पाएगा, वो दबाव में थोड़ा सा काम करेगा। तो गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री का पद थोड़ा सा नीचे हो जाता है, और जब जब बहुमत की सरकार बनती है, एक पार्टी की सरकार बनती है, तब तक प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो बहुत ऊंचा हो जाता है, और वो निर्णय लेता है, वो बिना किसी भय से, बिना किसी दबाव में निर्णय लेगा और उसका पद ऊंचा हो जाएगा। गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री अपने मर्जी से फैसले नहीं कर सकते हैं, और उस पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन और साझेदारी की राय भी माननी होती है, यही हमने बात की। तो यही प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहां पर प्रधानमंत्री खत्म नहीं हुए, अभी देखो प्रधानमंत्री के कुछ आर्टिकल हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, मंत्रिपरिषद के आर्टिकल हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, वो 11वीं की एनसीईआरटी में हम कवर करेंगे। या हम सीक्वेंस से चल रहे हैं जिससे हमारा कोई भी टॉपिक रह ना जाए, क्योंकि एनसीईआरटी से टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट से, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें एक भी लाइन को मिस नहीं करना है। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपनी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, और मैं आगे आने वाले टाइम में आपको क्या करूंगा, पार्ट ए के
जो पार्ट ए है उसके लिए भी पीवाईक्यूज लेकर आने वाला हूं, जिसे हम पीवाईक्यूज के थ्रू, मैंने बताया था आपको जब मैंने शुरुआत की थी इस चैनल की, तभी मैंने बताया था कि पार्ट ए को हम किस तरह से करेंगे, पीवाईक्यूज से करेंगे, पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिटेल्ड डिस्कशन होगा, ठीक है, जिससे मैं कोई भी एक क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया और वो क्या हुआ, उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट है तो हम इंटरेस्ट को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा टॉपिक इंटरेस्ट का कवर करेंगे, भले ही हमारी एक वीडियो में 2 क्वेश्चन कवर हो, लेकिन हम उस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। तो इस तरह से हमारी आगे की क्लासेस चलने वाली हैं। तो बने रहिए मेरे साथ लगातार और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे ग्रोथ हो सके चैनल की, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं काफी अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी मैं कंटेंट डालने वाला हूं, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है जिससे कंटेंट नहीं डाला है। ओके, तो लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।